हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में आपका दोबारा स्वागत स्वागत करते हैं। करते हैं हम ये लोग। मित्र है हमारा, ये शिव हाँ जी, कुमार मैं सिंह मित्र है। हूँ इनका और ये मेरे मित्र ये मेरे हैं। मित्र हैं। आज हम लोग चर्चा करने आए हैं, मतलब आप लोगों को पहले ही बताया था, हम लोग हमेशा एक डिबेट, एक चर्चा रहेगा। हमारा आज का चर्चा का विषय जो है वो है, क्या हमारा देश वाकई में आज़ाद हुआ है कि नहीं हुआ है रियल में, और हुआ भी है तो कब हुआ है, हम इस पर चर्चा करेंगे आज। तो ये शिव कुमार सिंह है, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं और मैं भी बताऊंगा। तो सर आप बताइए कि हमारा देश जो है वो एक्चुअल में कब आज़ाद हुआ था, और आज़ादी का जो मकसद था वो क्या था, और किस तरीके से वो आज़ादी में क्या क्या चीज़ें हुई, वो जो प्रोसेस था, हम प्रोसेस बोल सकते हैं, उसके बारे में आप बताइए। भाई साहब, हम राजनीति के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, हाँ है हाँ। ना। और आप हैं टीचर, गुरुजी, है हम्म। ना। तो इस हिसाब से आपको पहले बताना चाहिए, राजनीति कल्याण कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं, तो आप शुरू करिए। देखो, आज़ादी जो था हमारे देश में वो उसका जो कॉन्सेप्ट था, क्योंकि हमारा देश जो पहले था वो अलग अलग खंडों में बटा हुआ था, अलग अलग राजा थे। उससे पहले कि मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल जो था वो चलता था, और उसके बाद देश अलग अलग खंडों में बटा हुआ था। जब देश में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश किया, और जो बंगाल के जो राजा थे उनका उस समय शासन चल रहा था देश में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर बिजनेस करने आई, बिजनेस के कॉन्सेप्ट से आई थी, तो बंगाल में उसने पहला युद्ध लड़ा था। मतलब लड़ाई हुआ था वहाँ के नवाब के साथ। वो जब लड़ाई हुआ उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, और धीरे 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 पूरे देश में उसने एक अपना कब्जा कर लिया एक तरीके से, आर्थिक रूप से और कहीं ना कहीं कानूनी रूप से। वो कानून तो खुद बनाते थे। तो देश में जब कब्जा हो गया और बिजनेस करने लगे, फिर भी पूरा देश अलग अलग राज्य में, विभाग में बटा बटा हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हैं, गुजरात में अलग राजा हुआ करते थे, फिर इधर आप बंगाल तरफ देख लीजिए, और इधर अपना यूपी तरफ देख लीजिए, सब अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। तो इधर हैदराबाद अलग राज्यों में था, सब अलग अलग राजा के कॉन्सेप्ट में थे। और जब देश में पूरे तरीके से कहीं ना कहीं, मतलब अंग्रेज अपना राज्य को अपनी कंपनी को स्थापित कर लिए। 1800 18 ईस्वी से लेकर 19वीं ईस्वी तक की बात कर रहे हैं, पूरा कब्जा कर लिए। और वो कहीं ना कहीं डलहौजी का जो एक वो था, कब्जा करने की जो नीति था, वो नीति को अपना के धीरे धीरे उसने पूरा कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद फिर देश के लोगों के माइंड में ये नहीं था कि देश को हम देश समझ रहे हैं, समझ रहे हो ना, देश कॉन्सेप्ट से विद्रोह नहीं करते थे। अब उसने तो पूरा कंपनी बना लिया, मतलब कंपनी अपना स्थापित कर ली। तो जो सैनिक थे उस कंपनी में जो काम करते थे, उन लोगों ने पहला विद्रोह किया था। मतलब सैनिकों को क्या प्रॉब्लम था, वो जमा के वो सैनिक जो थे भारतीय थे, वहाँ काम करते थे, उनको क्या दिक्कत था, हमको कपड़ा नहीं देते हैं ढंग से, हमको खाना नहीं देते, हमको सैलरी नहीं देते। और सबसे बड़ा तो जो मुद्दा उठा था जो विद्रोह का, वो था 1857 का, जिसमें कि कारतूस जो होता था, जो कारतूस मुंह से खींच के गोली में भर के चलाते थे, वो सबसे बड़ा मुद्दा था धार्मिक एंगल से। उसमें मंगल पांडे ने, मंगल पांडे मूवी बनी हाँ, थी। मंगल पांडे एक मूवी बनी है। हाँ। तो वो एक सबसे बड़ा विद्रोह था, और उस विद्रोह की वजह से जो सैनिकों का विद्रोह था वो बहुत ज़्यादातर सामने आया। पहला विद्रोह 1806 में हुआ था वेल्लोर का जो ये जगह था, वहाँ एक किला था, उस पर भारतीय सैनिकों ने, मतलब भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले सैनिकों ने अपनी ही कंपनी के खिलाफ में विद्रोह कर दिया था। तो उनको उठा के जेल में भर दिया, उनको सज़ा दी गई। उसके बाद टीपू सुल्तान का जो पुत्र थे, उन्होंने भी विद्रोह किया था, वो भी उसी दौर का टाइम है। फिर उसके बाद 1857 का हुआ, और फिर उसके बाद गांधी जी की एंट्री होती है। गांधी जी 1912 में जब इंडिया में आए, और उन्होंने पहले भी सत्याग्रह का
एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। कहाँ पर? ये अपना साउथ अफ्रीका में। फिर वो भारत में जब आए ना, तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि भारतीयों के साथ में बहुत गलत हो रहा है। वो क्योंकि वो सपोर्टर थे कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के। वो चाहते थे कि नहीं, अंग्रेज़ हैं तो बहुत अच्छा है, देश में तरक्की हो रहा है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है उस ज़माने के तौर के हिसाब से। तो वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ यहाँ से जाएँ, तो इसी ने उन्होंने डोमिनेंट स्टेट की बात भी कही थी। तो डोमिनेंट स्टेट की बात कही थी, और वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ मतलब इस देश से बाहर जाए। तो लेकिन अंग्रेज़ों का जो वो देखे, क्या बोलते हैं, उनका जो रवैया देखे भारतीयों के प्रति, जो हीन भावना, देश में शोषण करना, देश के किसानों के साथ में दुर्व्यवहार करना, उन पर टैक्स लगाना, जो कर वसूली होता था, तो वो सब देखने के बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने मूवमेंट चालू किया। उन्होंने सबसे पहला मोमेंट जो चालू किया था वो असहयोग आंदोलन था। उसके बाद फिर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, फिर उसके बाद लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन किया। इन सभी में गांधी जी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल रहा है कि पूरे भारतवासियों को जोड़ना, क्योंकि अंग्रेज़ों से विद्रोह तो नाराज़ तो पूरा देश था। जहाँ सामंत अलग थे, किसान अलग थे, वो भी रुष्ट थे, आम जनता अलग थी। ये सब लोग ना अंग्रेज़ों से परेशान थे कि अंग्रेज़ मतलब इस तरीके से हमारे साथ शोषण कर रहे, और छोटी-छोटी जगह में उसका विद्रोह होता था। जैसे कि मैं ये 1857 का मैं बताऊँ, तो झांसी की रानी का आप जानते होंगे। तो उन्होंने भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में विद्रोह किया था, लेकिन वो जो विद्रोह था वो एक छोटा सा ही विद्रोह था, उसको दबा दिया गया। फिर 1857 का विद्रोह को भी दबा दिया, क्योंकि वो अलग अलग जगह में हो रहा था, कि कहीं जैसे कि गुजरात में हो रहा है, तो यहाँ के लोग कुछ नहीं बोल रहे, अच्छा हाँ वहाँ पर हो रहा है, हाँ ठीक है, तो उस तरीके से वहाँ हो रहा है तो यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ हुआ तो वहाँ कुछ नहीं बोले। तो ऐसे पूरे भारत में छोटे छोटे टुकड़ों में होता था, और उसका नेतृत्व करने वाला कोई प्रॉपर नेतृत्व नहीं था, मतलब छोटे छोटे गुट था ना, दल था। तो उन लोगों ने विद्रोह किया, तो उसको अंग्रेज़ों ने बहुत आसानी से दबा दिया, क्योंकि उनके पास ना मैन पावर था, उनके पास सैनिक था, उनके पास हथियार थे, सब कुछ थे, उन्होंने दबा दिया। और इसी दौर में जब असहयोग आंदोलन छेड़ा गया था, मतलब गांधी जी ने किया था, तो पूरा देश इकट्ठा हो गया था, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्रांतिकारी, जो क्रांतिकारी ऑलरेडी भारत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नाम से एक संगठन चलाते थे। ये लोग देश को आज़ाद करना चाहते थे, ठीक है, और ये लोग अपने तरीके से करते थे, मतलब उनका तो सीधा तौर पे उनका भिड़ंत होता था, सामना होता था अंग्रेज़ों से। तो इस आंदोलन में क्रांतिकारी भी शामिल हो गए, सारे पूरे देश शामिल हो गए। और फिर चौरा चौरी जब घटना हुई 1944 में, चौरा चौरी घटना जब हुई उस समय, तो वो जब घटना हुई तो उस समय गांधी जी ने उसको मोमेंट को बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ पर वो जो घटना थी वो हिंसात्मक थी, और गांधी जी हिंसा से तो दूर रहते थे। तो जब ये उसको बंद कर दिया गया, तो तब जाके भारत के जो क्रांतिकारी थे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, और भारत के जो भारतीय नेता थे, सुभाष चंद्र बोस के साथ में वो भी थे हमारे लाला लाजपत राय, और भी बहुत सारे नेता थे, वो बहुत रुष्ट हो गए, बोले कि गांधी जी ये इस तरीके से करेंगे तो देश कभी आज़ाद ही नहीं हो सकता। तो देश को आज़ाद करने के लिए हमको एक अलग रास्ता अपनाना पड़ेगा, और उन्होंने फिर अलग रास्ता अपनाया क्रांतिकारियों ने। उन लोगों ने, आपको फिर भगत सिंह का तो आप जानते ही हैं, उनकी पार्टी को जानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को जानते हैं। उन्होंने क्या अलग रास्ता अपनाया कि इनको मार मार के भगा दिया जाए। और सुभाष चंद्र बोस को तो आप ऑलरेडी जानते हैं, उन्होंने एक सेना बनाई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, इनका नाम रखा था आज़ाद हिंद फौज। उस सेना से देश को आज़ाद करना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं गांधी जी का इम्पैक्ट जो था वो पूरे भारत में एक ऐसा इम्पैक्ट था, क्योंकि भारतीय जो थे वो बहुत सेंसिटिव थे, बहुत मतलब महापुरुषों को मानने वाले लोग थे। तो गांधी जी जो थे वो तो एक अहिंसावादी थे, और एक दूसरा उनका ऊपर था धार्मिक इम्पैक्ट, धार्मिक जो क्या होता है प्रभाव, कि अहिंसा करना, और धार्मिक तरीके के लोग थे, तो लोग ना उनके पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे, ज़्यादा उनको मतलब मानते थे। इसीलिए जब असहयोग आंदोलन छेड़ा गया था, तो असहयोग आंदोलन को जब सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया,
तो गांधी जी ने कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में 1945 1945 के बाद में गांधी जी ने यहाँ के वायस रॉय, जो अंग्रेज़ों के जो वायस रॉय होते हैं ना, रहते थे, उनको सीधा क्या बोला कि हम लोग आपको एक अल्टीमेटम देते हैं कि आप ऐसा ऐसा आप करोगे तो हम ये आंदोलन नहीं करेंगे। और फिर बाद में क्या हुआ कि वो आंदोलन उन वायसरॉय ने, मतलब अंग्रेज़ों ने इस बात को नहीं माना, और नहीं माना तो फिर गांधी जी ने एक आंदोलन छेड़ दिया, और ये ही आंदोलन सीमित तौर पे था, जो कि राष्ट्रव्यापी हो गया, पूरा विश्व में ये हो गया। और फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि देश को आज़ाद करने के लिए अंग्रेज़ मजबूर हो गए छोड़ने के लिए, क्योंकि उस समय जर्मनी जो में हिटलर जो था वो उधर से सेकेंड वर्ल्ड वार में उधर से अटैक किया, और जिसकी वजह से मित्र राष्ट्रों की जो रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो गई थी, और इसमें जो ब्रिटेन जो था वो कमज़ोर हो गया था। वो और 1945 से पहले जर्मनी तो जंग लड़ ही रहा था, जापान भी इसमें शामिल हो गया। जापान जब शामिल हुआ जंग में, तो वो इधर बर्मा और फिलीपींस में कब्जा कर लिया, तो भारतीयों को भारत को खतरा हो गया। खतरा ये हो गया कि इधर से मतलब ब्रिटेन को हराने के लिए इधर से जापान और इधर से अमेरिका, क्या नाम है, जर्मनी, ये दोनों उस पर भारी पड़े, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं देश छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन जाते जाते जो माउंटबेटन, जो लास्ट यहाँ के वो थे, अधिकारी थे अंग्रेज़ों के, उन्होंने देश को दो हिस्सों में बांटने का, वही एक मतलब अधिकारी थे जिसने देश को दो हिस्सों में बांट दिया, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ जो बॉर्डर खींच के वही गए। तो क्योंकि भारत का आज़ादी का मतलब उस समय था कि भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए उसके लिए एक संविधान की ज़रूरत है। तो संविधान की ज़रूरत है, तो उसी समय दो संविधान बनना चालू हो गया था। एक पाकिस्तान का संविधान बन रहा था, और एक दूसरा भारत का संविधान। तो भारतीय संविधान के बारे में मैं अगले वीडियो में एकदम एक्सप्लेन करके आपको डिटेल में बताऊंगा कि भारतीय संविधान किस प्रकार से कैसे बना, कितना टाइम लगा, कितना खर्चा लगा, कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए, क्या उसमें दिक्कतें आई, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और अभी हमारा जो सवाल है वो कि वाकई में क्या भारत देश आज़ाद हुआ है कि नहीं हुआ, 2014 के बाद हुआ कि 2014 के बाद, ये भी सवाल है। 2014 के बाद तो इसके बारे में हमारे जो पत्रकार सर हैं उनसे हम बात करना चाहते हैं, और यही हमको बताएंगे कि देश क्या वाकई में आज़ाद हुआ है कि नहीं हुआ। तो साथियों, हमारा देश 2014 में आज़ाद हुआ। ये आज की नया जीके हम लोग भी जानते हैं, सुनते हैं। खैर, वो जीके चलता रहेगा। असली मुद्दे पर आते हैं। असली मुद्दे यह है कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ। एक्चुअली आज़ाद नहीं हुआ। 1947 में, जैसे कि आखिरी बात कही सर ने कि 1947 से पहले क्या ऐसी स्थिति हो गई थी ब्रिटेन की कि ब्रिटेन भारत को ही नहीं, चीन को 1949 में छोड़ा। ऐसे ही अलग अलग उपनिवेश थे, उसने कब्जा करके रखा था, उनको वो छोड़ना पड़ा। उसको इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि उसकी खुद की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। 1939 से लेकर के 1945 के बीच जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो ब्रिटेन जीत तो गया उस सेकेंड वर्ल्ड वार को, ब्रिटेन और उसके मित्र राष्ट्र। लेकिन ब्रिटेन की स्थिति ऐसी हो गई थी कि उनके वहाँ जो रहने वाले लोग थे, वहाँ ना नौकरियाँ बची थी, ना काम बचा था। अमेरिका की तरफ से उनको सहयोग मिला, क्योंकि वो उनके अमेरिका बेटा कहा जाता है ब्रिटेन का, क्योंकि वहीं के लोग, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और ऐसे कई देश के जो यूरोपियन कंट्री के जो लोग हैं, वो अमेरिका गए और अमेरिका जाकर के एक देश बनाया। उसका एक अलग इतिहास है, अगर आप उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, उसके बारे में अलग बात करेंगे। फिलहाल जो ये स्थिति भारत में बनी, ऐसी कई देशों में बनी कि भारत को खुशकिस्मती से, जो हमारे इंडिया में हिंदू बोलते हैं, खुशकिस्मती से आज़ादी मिल गई। हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वार जंग की वजह से भारत के लिए लकी रहा वो चीज़, है ना, लक रहा। तो अब बात करते हैं कि योगदान क्या था, किसका क्या योगदान था। तो ये भी एक बहुत बड़ा भ्रामक सवाल है, योगदान किसका क्या था। मेरे अनुसार, मैं जो सोचता हूँ, या जब हम पढ़ते हैं और जो चीज़ें समझ में आती हैं, योगदान आज़ादी आंदोलन में गांधी जी का, नेहरू का, पर्सनली रूप से मुझे ऐसा लगता है कोई खास योगदान नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि गांधी जी तो केवल आधा राज्य मांग रहे थे, अर्ध राज्य की डिमांड करी थी।
हमारे वो क्रांतिकारी ही थे जिन्होंने बोला अर्धराज पूर्ण राज्य की पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। ये बात सबसे पहले भगत सिंह ने उठाई। उसके बाद कांग्रेस के अंदर से आवाज आने लगी। कांग्रेस के जो युवा नेता युवा थे, नहीं थे उसमें हाँ। नेहरू भी थे, उनका वो भी बोलने लगे कि इवन पूर्ण जो स्वराज। नेहरू थे उन्होंने भी बोला नहीं, हमको सही पूर्ण बात है, स्वराज पूर्ण चाहिए। स्वराज चाहिए। जेल से ये बात उठाई भगत सिंह ने। और भगत सिंह का खौफ इतना ज़्यादा था अंग्रेज़ों में कि जब उनको फांसी दी गई, पहले तो 18 घंटे पहले फांसी दी गई, जब फांसी दी गई उस समय उनको फांसी देने के बाद उनकी बॉडी को अलग अलग काटा गया कई हिस्सों में, उसको जला दिया गया, और उसको जला नदी दिया के गया। किनारे। मतलब बॉडी को पहले काट के फेंक दिया गया नहीं, ताकि जला के फेंका गया, वैसा हो गया था, पता है? उसको हाँ, dead body जलाया। को जलाया जल्दी जल्दी में, हाँ, और फिर नदी मतलब में ना खौफ बहा दिया। खौफ इतना ज़्यादा था उन अंग्रेज। क्रांतिकारियों का। तो अगर वो लोग जीवित रहते, क्योंकि उससे एक महीना पहले भगत सिंह जब शहीद हुए 23 मार्च 1931, उसके एक महीने पहले मतलब 28 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद घटना हुई, जब चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने कोलकाता के एक पार्क में गोली अपने मारी। आप को गोली मारी थी, जब गिर गए थे वो ब्रिटेन के उससे। तो पुलिस। क्रांतिकारी तो ख़त्म हो गए थे सब, लेकिन उसके बाद युवाओं में एक जोश जग गया था। जैसे कि भगत सिंह जब जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि मैं फांसी इसलिए लगाना चाहता हूँ ताकि और मेरे जैसे 10 भगत सिंह पैदा हो जाए। तो हालांकि वो जो सोचे उस हिसाब से हुआ नहीं, लेकिन हाँ, युवाओं में उत्साह जरूर हो गया। ये बात मैं जरूर मानता हूँ। अगर वो लोग जीवित होते तो आज़ादी हमको तुरंत उसी समय मिल गई रहती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बाद में 16 साल बाद मिली, आज़ादी का लेकिन वो concept ही आधी अलग अधूरी, होता लेकिन वो आज़ादी नहीं है, ये मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आज़ाद हम आज भी नहीं हैं। अगर आज़ाद होते तो बहुत सारे पत्रकार सवाल सरकार के खिलाफ उठा रहे होते, आज नहीं उठा सकते। अगर उठाते हैं तो उन्हें निकाल दिए, जैसे पूर्ण प्रसून वाजपेयी और भी तरह तरह के पत्रकार हैं। मतलब ये है, मकसद ये है बताने का कि आज़ाद हम सही मायने में आज भी नहीं है। हम लोग जब कैमरा लेके माइक लेकर के जब जाते हैं, लोगों से डायरेक्ट बात करते हैं, तो लोगों के अंदर इतना खौफ है कि वो अपनी बात ही नहीं बता रहे होते, अपनी बात नहीं बता। तो फिर आप खुद सोचिए कि आप आज़ाद हैं और आज़ाद देश में रह रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। लोकतंत्र का मतलब ये है कि अपनी बात को आप स्वतंत्र रूप से सरकार के सामने रख सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। और अब अगर आप अपनी बात रख रहे हैं और उसको उठा के जेल में डाल दिया जा रहा है, तो ये लोकतंत्र नहीं है। ये लोकतंत्र तो हो ही नहीं सकता। लोकतंत्र मतलब जनता के द्वारा आप किसी सरकार की स्थापना कर रहे हैं और उस सरकार जो है वो आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं जो कि जनता के भले के लिए होता है ना? तो अगर जनता ही नहीं बोल पा रही है, डर रही है, और डरने से मतलब उनके साथ में ऐसा होता है, तो ये लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। कहीं ना ये डिटेक्टरशिप बोल सकते हैं या कुछ और बोल सकते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। पूंजीवादी व्यवस्था, इसको हम लोग पूंजीवादी व्यवस्था अपना नाम देते हैं। हालांकि पूंजीवादी व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हम आज़ाद तो नहीं है। व्यवस्था अभी आ गया है, मतलब हाँ। ये कॉन्सेप्ट आ गया, पहले नहीं था, अभी आ गया है। ओरली लोग इसको बोलते हैं, लेकिन हाँ। पूंजीवादी व्यवस्था कहीं किताबों में नहीं मिलेगा कि पूंजीवादी व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है। जहाँ पर शासन पैसे वालों का होता है, उद्योगपतियों का आता है, और उसको हम लोग ओरली बोल देते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। कैपिटलिज्म। लिखित में हम लोकतंत्र में ही रहते हैं, लेकिन लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ दिख नहीं रही है, दिखती नहीं है। और ऐसा नहीं है, भारत में और भी देश हैं ऐसे, वहाँ भी नहीं है। तो हम लोग आज़ाद तो नहीं हुए, लेकिन जब हम किताबों को पढ़ते हैं, अपने इतिहास को पढ़ते हैं, तो उससे उन क्रांतिकारियों के बारे में हमको पढ़ने को, समझने को मिलता है, जिसमें उन्होंने कई ऐसी बातें कह रखी हैं जिसको समझ के, पढ़ के शायद हम लोग आज के डेट में उसको अगर अपनाएं तो सही मायने में बिना कोई क्रांति, बिना कोई रिवोल्यूशन, बिना कोई चीज़ के हम इसी सिस्टम में अच्छे से रह सकते हैं। और हमारे जो नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो भी सुधर जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूक होना ज़रूरी है। और अगर नहीं होंगे तो आने वाले समय में, मान के चलिए, मैं तो सीधा बोलता हूँ, थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, शायद हम कहीं ना कहीं अर्थी तैयार कर रहे हैं। हमेशा ना ये हाँ, कड़वा बोलते हैं, डायरेक्ट अर्थी तैयार कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कहीं ना कहीं। और उस चीज़ के लिए हम लोग को पढ़ना जरूरी है, इसलिए पढ़िए। जैसे अम्बेडकर ने भी बोला, बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने बोला, पढ़िए। पढ़ना ही लोकतंत्र के बारे में सबसे बड़ा सबसे पहले जरूरी नहीं है बंदूक लेकर के जाना है, तलवार लेके जाना है और सीधा मार देना है, वही नहीं। पढ़ाई सबसे बड़ी ताकत और तलवार है, तो उसका उपयोग करिए। बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करिए, पढ़िए। बड़े ऑनलाइन ही पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए। तो चीज़ों को समझो। जैसे कि लोकतंत्र को आप समझ जाओगे ना, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोकतंत्र में आपको क्या चीज़ दिया गया। और हमारे देश में जैसे कि आपको कुछ अधिकार दिए हैं क्या, जिसको हमको फंडामेंटल राइट बोलते हैं, तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दिया गया है
तो वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ और राइट क्या है, उसको कैसे हमको अप्लाई करना है, कैसे हमको उसको समझना है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। ठीक है। तो साथियों, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन अच्छा रखना पड़ता है रहा। मजबूरी में। इसी प्रकार के वीडियो आगे भी हम लोग लेकर के आते रहेंगे और आप लोग के साथ में साझा करेंगे। आप लोग भी अपनी बातें कमेंट्स में नीचे लिख के दे सकते हैं, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये हम लोग जो आज उठाए हैं। क्या वास्तव में हम आज़ाद हैं? क्या हैं आज़ाद? तो इसको आपको भी सोचना चाहिए। आने वाले समय में चुनाव है, लोकसभा चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी है। थोड़ा सोचिए उसके बारे में, क्योंकि आप लोग उसका हिस्सा है और उससे डायरेक्ट असर पड़ने वाला है आने वाले समय में। सवाल ये भी है कि 2024 में अगर दोबारा मोदी जी आ गए, बीजेपी आ गई, तो क्या वास्तव में कुछ भारत में बचेगा या नहीं बचेगा, ये चीज़ आपको सोचनी ज़रूरी है। मेरे हिसाब से भाजपा कांग्रेस बहुत अंतर नहीं है, लेकिन कम से कम सांसें तो लेना ज़रूरी है। जब हम जीते हैं और जब हम लोकतंत्र सर, बोलते आप हैं तो पूरा आप तो तो उतार ही दोगे। अभी बस करिए। तो फिलहाल के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ हाँ, और मजहर सर के साथ नमस्कार। में आगे फिर किसी न्यूज़ में दूसरे किसी टॉपिक पे आपसे टॉपिक पे और बात चर्चा करेंगे हम करेंगे। लोग, चर्चा फिलहाल में। के लिए नमस्कार। नमस्कार।